एफएसओ क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा था फूड प्रिजर्वेशन चल रहा था। तो फूड प्रिजर्वेशन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक में तो अपन सिर्फ क्या बात कर रहे थे, कुछ प्रिंसिपल और कुछ मेथड्स की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ अपन क्या कर रहे थे, इन प्रिंसिपल या मेथड्स को हर्डल टेक्नोलॉजी के साथ में कोरिलेट करके हमने देखा था कि जो मेथड्स है उनको एज ए हर्डल टेक्नोलॉजी में किस तरह से काम में लिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात थी, जो हर्डल टेक्नोलॉजी थी वो आपकी क्या थी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स थी कि है तो फूड प्रिजर्वेशन का ही एक तरीका है जिसमें क्या होता है, अलग अलग प्रिजर्वेशन के मेथड को एक कॉम्बिनेशन के रूप में काम में लिया जाता था। वो क्या था आपका हर्डल टेक्नोलॉजी। तो इसी के अंदर जब अपन बहुत सारे जब प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे कि माइक्रोब्स के लिए कर दिया जाए, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक दिया जाए, और तीसरी जो बात की थी अपन ने, क्या बात की थी वहां पर कि माइक्रोब्स की एंट्री को रोक दिया जाए। यानी कि जो तीसरा पार्ट था अपना, इस पार्ट के लिए अपन ने अभी तक बहुत कुछ भी बातें नहीं की कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है या इसका मतलब क्या है। प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स की एंट्री को अगर आप प्रिवेंट करते हो तो वो भी क्या होता है, प्रिजर्वेशन का एक अपना तरीका हो सकता है। तो इसके अंदर जो एक तरीका जो फेमस हुआ, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, तो इसको एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, एसेप्टिक प्रोसेसिंग। यानी कि अपन अच्छे से जानते हैं कि एसेप्टिक वर्ड जो बना है, ये वर्ड किस चीज को इंडिकेट करता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इस रूम की बात करें अपन, इस रूम को भी बोले कि एसेप्टिक रूम बनाना है, तो एसेप्टिक रूम बनाने का मतलब है कि इसको कंप्लीटली माइक्रोब से फ्री करना होगा आपका। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका ये माइक्रोब्स की एंट्री को अपन प्रिवेंट कर रहे हैं, तो जब माइक्रोब्स की एंट्री कहीं पर प्रिवेंट होगी उसका मतलब ही क्या होता है, एसेप्सिस, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमको थोड़ा सा एसेप्टिक प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। और जिस तरह से आपने माइक्रोब्स को किल किया था, माइक्रोब्स की ग्रोथ को आपने क्या करा था, कम किया था, वैसे ही क्या होता है, तीसरा प्रिंसिपल क्या था अपना, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अगर एसेप्टिक प्रोसेसिंग भी बोल दे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, आपने सॉल्ट ऐड किया, विनेगर ऐड किया, लैक्टिक एसिड डाला, अब तक जो सारे मेथड पढ़े थे उनमें ऐसा कहीं भी नहीं बोल सकते कि आप प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हो, यानी माइक्रोब्स की एंट्री को आप रोक रहे हो। वो ऐसा काम अपन ने अभी तक नहीं किया है। तो अब क्या रहता है, थोड़ा सा आपको एसेप्टिक प्रोसेसिंग का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई एसेप्टिक का मतलब ही क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो भी स्टीराइल होना चाहिए, जिस कंटेनर में आप फिल करने वाले हो वो भी स्टीराइल होना चाहिए। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब से क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट फ्री होना चाहिए। स्टेरिलिटी का मतलब क्या बना कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप किल कर दो, है ना। पास्चुराइजेशन और स्टेरिलिटी में यही तो फर्क होता है कि स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर एसेप्टिक प्रोसेसिंग में यही होता है कि जो आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपका स्टीराइल प्रोडक्ट होना चाहिए आपका। उस स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए आपकी पैकेजिंग है वो भी कैसी होनी चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल भी आपका कैसा होना चाहिए, स्टीराइल होना चाहिए। सही बात है। और जो आप इक्विपमेंट काम में लेने वाले हो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, है ना, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो भी इक्विपमेंट है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो सारा का सारा ऑपरेशन कंप्लीटली कैसा होना चाहिए, स्टीराइल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। भाई डॉक्टर क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर सर्जरी होती है तो वो सर्जरी वाला जो रूम होता है, सर्जिकल रूम भी क्या होता है आपका, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सही बात है। तो इसी तरह से ये सारी चीजें अगर इस एसेप्टिक प्रोसेसिंग का अगर पार्ट है ना, ये तीनों काम अगर कर दिए तो अपन उस चीज को क्या बोल सकते हैं, एसेप्टिक प्रोसेसिंग बोला जा सकता है। तो जनरली ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप कभी किसी प्रोडक्ट को स्टीराइल करने जाते हो, है ना, तो यहाँ पर जनरली मोस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट के लिए जो काम में लिया जाता है कौन सा तरीका, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन। क्या टेम्परेचर होता है, ये सारी बातें अपन पहले मिल्क के केस में कर चुके हैं। दोबारा से कोई भी टेम्परेचर को अपन नहीं लिखेंगे, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि 135 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और बहुत कम टाइम के लिए, सेकंड के लिए भी हो सकता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसा जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन है वो काम में लिया जाता है।
या फिर आप क्या कर सकते हैं, रेडिएशन, है ना, जरूरत पड़े तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, रेडिएशन। लेकिन अपन समझते हैं कि भाई फूड के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, रेडिएशन फूड रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा ये क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। जब कभी इन दोनों में से अगर आपको छटनी करनी पड़े ना, ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट करना पड़े, तो हमेशा फूड प्रोडक्ट के केस में फर्स्ट चॉइस पे आंसर किसको दोगे आप, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर को ही आप क्या दोगे, चूज करोगे। उसके बाद में किसको चूज करोगे आप, रेडिएशन को, है ना। दोनों काम में लिए जाते हैं। अपन ने अलग अलग रेडिएशन के देखे ना, कितना लो डोज रेडिएशन, हाई डोज रेडिएशन, सारी पढ़ चुके अपन, सारी रेडिएशन की फ्रूट के केस में कैसे अपन काम में ले रहे हैं, है ना। तो चूज करने की बात आएगी तो पहले एक 4 ऑप्शन में एक ढूंढने जाओगे तो किसको ढूंढोगे, सबसे पहले यूएसटी स्टरलाइजेशन। ये नहीं दिखता है तो रेडिएशन, अदरवाइज दोनों है, अदरवाइज दोनों तरीके होते हैं। इसी तरह से स्टीराइल पैकेजिंग के बाद में जब किसी पैकेजिंग मटेरियल को जब आप स्टरलाइज करने जाओगे तो 1.5 मेगा गीगाहर्ट्ज, है ना, ये रेडिएशन गीगा को आप क्या करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल को स्टरलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। गीगा क्या होती है भाई, रेडिएशन की यूनिट होती है ना। तो 1.5 वाली पैकेजिंग मटेरियल को स्टीराइल करने के अंदर काम में ली जाती है। और बाकी पैकेजिंग मटेरियल कैसा होता है उस पर डिपेंड करेगा। और इक्विपमेंट और ऑपरेशन के दौरान वो सारे इक्विपमेंट भी क्या होने चाहिए, आपके स्टीराइल होने चाहिए, यानी माइक्रोब से फ्री होने चाहिए। तो आप उसका क्या कर दोगे, एसेप्टिक प्रोसेसिंग। ये तो हो गई बात यहाँ पर, सही बात है। अब क्या है कि फूड प्रोसेसिंग का ही फूड प्रिजर्वेशन किसका पार्ट होता है, फूड प्रोसेसिंग का। यानी कि फूड की प्रोसेसिंग ही क्या होती है, मोस्ट ऑफ टाइम में फूड प्रिजर्वेशन के लिए ही होती है। आप फूड बना दो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फूड की सेल्फ लाइफ को आपको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अब आप फूड प्रिजर्वेशन के जो मेथड होते हैं वो सभी फूड प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। अब क्या कारण है आपका कि ये फूड प्रिजर्वेशन और फूड पैकेजिंग भी एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो रहे हैं। ये कोरिलेशन कैसे हुआ भाई? अरे भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी प्रोडक्ट को बना के फील करोगे तो किसी न किसी पैकेट में ही तो रखोगे आप। वो पैकेट भी कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा, आपका माइक्रोब्स की एंट्री को रोक रहा हो, कुछ तो कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं फूड पैकेजिंग भी क्या होती है, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर ही एक तरीका होता है, जिसमें से आपके जो फूड प्रिजर्वेशन से जो डायरेक्ट कोरिलेट होते हैं वो क्या होता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। ये दोनों भी क्या होते हैं, आपके फूड प्रिजर्वेशन के ही तरीके है। तो क्या है भाई, पैकेजिंग, लेकिन फूड प्रिजर्वेशन में भी इनको काम में लिया जाता है, सही बात है। इसी तरह से किसी रॉ मटेरियल के लिए क्या करते हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। ये भी क्या थे आपके भाई, एक तरह के स्टोर कंडीशन। स्टोर का मतलब किसी प्रोडक्ट को बना दिया तो कैसे स्टोर करोगे, या उसका जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे स्टोर करोगे। तो ये भी किसका पार्ट थे, कहीं ना कहीं फूड प्रिजर्वेशन का पार्ट थे, ठीक है। इसी से कंसेप्ट क्या बन के आया दोनों से, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। देखा था ना भाई, अपन ने क्या किया था, CO2 का लेवल तो ज्यादा किया और ऑक्सीजन का लेवल को कम किया, यही किया था ना अपन ने यहाँ पर। अब इसी तरह से आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन एसेप्टिक पैकेजिंग बेहद ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपके सिलेबस में पैकेजिंग अलग से दे रखा है, लेकिन ये किसके साथ दे रखे हैं, फूड प्रोसेसिंग के साथ। फूड अगला फूड प्रिजर्वेशन, उससे अगला क्या दे रखा है, फूड पैकेजिंग। तो कहीं भी ये टॉपिक आपस में एक दूसरे के साथ में अलग अलग नहीं है, सही है। तो अब देखिए क्या हुआ, जो भी फूड की प्रोसेसिंग होगी अल्टीमेटम उसकी पैकेजिंग तो होनी है ना। तो अब आप क्या कर रहे हो कि जो आपने एसेप्टिक प्रोसेसिंग की है, ये कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करती है, एसेप्टिक पैकेजिंग को। यानी अब किसी प्रोडक्ट की अगर आपको एसेप्टिक पैकेजिंग करनी है तो वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पहले उसको स्टीराइल करना है आपको, और स्टीराइल करने का तरीका पता चल चुका है। जो पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, आपका स्टरलाइज होना चाहिए रेडिएशन के थ्रू, और जो भी इक्विपमेंट या ऑपरेशन है वो भी कैसे होने चाहिए, स्टीराइल के होने चाहिए। हो सकता है किसी केमिकल से ट्रीट करो, कोई रेडिएशन से ट्रीट करो, है ना। तो आजकल फूड इंडस्ट्री के अंदर एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या हो रही है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, हाइजेनिसिटी रहे, है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी में चेंजेज
नहीं हो। तो अब अपना जो इंडिकेशन है वो किसकी तरफ है, यहाँ पर एसेप्टिक पैकेजिंग की तरफ, जो अपन पढ़ने वाले हैं किसको पढ़ेंगे अपन, एसेप्टिक पैकेजिंग की। तो पहली बात, ये तीन बातें हमेशा है, ये तीन बातें हमेशा रहेगी, है ना, एसेप्टिक प्रोसेसिंग के अंदर। इसी के थ्रू क्या होगी, एसेप्टिक पैकेजिंग होगी, बराबर बात है। अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर सबसे पहली बात आती है एसेप्टिक पैकेजिंग किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, इसी के लिए हो रही है भाई एसेप्टिक पैकेजिंग। अब जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है, ये फूड प्रोडक्ट किस तरह का हो सकता है जिसकी एसेप्टिक पैकेजिंग की जा सकती है। अगर इसकी पैकेजिंग की अगर अपन बात करें तो जो भी प्री स्टीराइल प्रोडक्ट होंगे, जो भी आपके प्री स्टीराइल प्रोडक्ट होंगे, वो सारे प्री स्टीराइल प्रोडक्ट के अंदर क्या आ गया आपका, मिल्क, है ना। जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट को अगर आप एसेप्टिक पैकेजिंग करनी है तो उनको प्री स्टीराइल करना कंपलसरी है। बिना प्री स्टीराइल किए हुए एसेप्टिक पैकेजिंग करना उनका पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो भी कोई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उन सब के रिगार्डिंग हमेशा क्या करेंगे भाई, वहां पर उनको स्टीराइल करना जरूरी है। जैसा फ्रूट या वेजिटेबल के केस में अपन ने रेडिएशन से भी स्टीराइल किया था ना भाई अपन ने, कि इतनी लो डोज हाई डोज रेडिएशन डालते हो तो वो फूड क्या हो जाए, फ्रूट या वेजिटेबल क्या हो जाएगा आपका, स्टीराइल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। या जरूरत पड़ी तो आप मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट को भी आप क्या कर सकते हो, स्टीरिलाइजेशन करके उनको भी क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो माइक्रोब से। तो एक कैटेगरी किनके लिए एसेप्टिक पैकेजिंग, प्री स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट होते हैं कुछ, उनको भी एसेप्टिक पैकेजिंग की जा सकती है। अब ऐसा नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बताइए, क्या कौन से नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट को आप कर सकते हो एसेप्टिक पैकेजिंग, फर्मेंटेड। कौन से, फर्मेंटेड, क्योंकि फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंदर खुद की क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है ना। उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इस तरह का माइक्रोब्स होता है जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। और लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, वहां पर प्रोडक्शन हो जाता है, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ऐसे जो आपका योगर्ट है, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी एसेप्टिक पैकेजिंग की जा सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, कि जो भी यहां पे लिख सकते हो भाई एक साथ, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, येलो जी। तो हमेशा ये भी मत लेके बैठ जाना कि सिर्फ स्टेरिलिटी पहले से की हुई हो तो ही उसकी एसेप्टिक पैकेजिंग है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट की भी एसेप्टिक पैकेजिंग की जा सकती है। हाँ जी, सही बात है। अब देखिए क्या था, कैनिंग में भी कुछ ऐसा ही था, कैनिंग में भी कुछ ऐसा ही था कि आप जब कैनिंग करने जा रहे थे, किसी डब्बे के अंदर किसी प्रोडक्ट को डालने जा रहे थे, तो अपन ने क्या बोला था, वो प्रोडक्ट भी पहले से कैसा होना चाहिए भाई, माइक्रोब से फ्री होना चाहिए। जो कैन होता है वो भी कैसा होना चाहिए, माइक्रोब से फ्री होना चाहिए। लेकिन फिर भी फर्क है, फिर भी फर्क क्या होता है कि कैनिंग के अंदर लास्ट में क्या होता है, जो बॉक्स बना आपका, है ना, तो उसके अंदर आपको क्या दिक्कत होती है कि हाई टेम्परेचर पर एक तो प्रोसेसिंग की हुई होती है। लिखाया था लो एसिडिक फूड, कितना भाई, लो एसिड वालों को लिए 127 डिग्री, 115 से 127 डिग्री तक ट्रीटेड होना चाहिए। हाई एसिड फूड के लिए क्या लिखा था यहाँ पर अपन ने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उनको क्या रहना चाहिए, ट्रीटेड किया होना चाहिए। तो उस केस में तो क्या होता है, उसके कलर, फ्लेवर, टेक्सचर वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एसेप्टिक पैकेजिंग इसलिए की जाती है कि इसके केस में थोड़ी सी एक प्रोबेबिलिटी कम रहे। क्या प्रोबेबिलिटी कम रहे, कि हाईली प्रोसेसिंग नहीं हो, जिससे प्रोडक्ट की जो भी टेक्सचर है, उसका फ्लेवर है, वो सारे मेंटेन रहे। इसलिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो फ्रूट के जो प्रिपरेशंस आते हैं, बहुत सारे, एक टेट्रा पैक आता है ना आपका फ्रूट जूस, वो टेट्रा पैक किससे बना हुआ है, एसेप्टिक प्रोसेसिंग से बना हुआ है, जिसके अंदर आपका फ्रूट जूस रखा हुआ रहता है और उसका जो कलर, फ्लेवर, टेक्सचर होता है वो ऐसे की ऐसे मेंटेन किया जा रहा है, जिसके लिए क्या किया जा रहा है, एसेप्टिक प्रोसेसिंग की जा रही है। सही बात है। तो भाई आप सोचते हो ना कि भाई कि हो सकता है कि भाई टेट्रा पैक की जगह आपको कैन मिलना चाहिए था, लेकिन कैन के केस में आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो एक टेट्रा पैक एसेप्टिक प्रोसेसिंग से मिल रही है। समझ रहे हो। तो अब इसी चीज को अपन फोकस करने वाले हैं, कैनिंग से किस तरह से डिफरेंशिएट हुआ, ये बात अपन ने समझी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि एसेप्टिक पैकेजिंग में क्या इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेराइल प्रोडक्ट था, वो बात अपन पहले कर चुके हैं, स्टेरिलाइजेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब अपना फोकस किस पे रहना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल। अगर यहां से कोई क्वेश्चन पुटअप भी होगा ना एसेप्टिक पैकेजिंग का, तो वो किससे पुटअप होने वाला है, आपका पैकेजिंग मटेरियल से।
सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है फूड पैकेजिंग के लिए कि आपको नोवल पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, मेंशन किया अलग से, तो वो आपको पता भी होना चाहिए, सही बात है। तो अब देखिए अपन फोकस किसको करने वाले हैं यहाँ पर, पैकेजिंग मटेरियल को, है ना। हाँ जी, बस वो प्रोसेसिंग का ही पार्ट होते हैं, जैसे आपका जैसा डेयरी प्रोडक्ट बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टरलाइजेशन कर दिया जाएगा। स्कैनिंग में हाँ टेम्परेचर वही है, पहले से प्रोडक्ट को आपको स्टेराइल करना रहेगा और साथ में उसके प्रिजर्वेटिव जो भी आप ऐड कर रहे हो वो सारे जरूरत पड़े तो आपको सिर्पिंग करनी पड़ सकती है, ब्राइनिंग करनी पड़ सकती है। एसेप्टिक के केस में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एसेप्टिक पैकेजिंग की अगर अपन बात करें तो आपने एक बॉक्स तो देखा है, टेट्रा पैक है ना, ये अपना वेल नॉन बॉक्स है। दिखने में आपको बहुत साधारण सा बॉक्स दिखता है ना, पेपर बोर्ड का बना हुआ, लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है, एक पेपर बोर्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस पेपर बोर्ड के ऊपर भी एक हल्की सी पॉलीथीन लगी हुई होती है, बिल्कुल सही बात है ना। तो आपका ये जो पेपर बोर्ड है इसके ऊपर आपने क्या देख लिया भाई, एक लेयर तो किसकी बना दी गई यहाँ पर, पॉलीथीन की। अगर इस बॉक्स को अगर आप देखते जाओ तो सीधा सा क्या बोलोगे, यहाँ पर एक क्या होगा, यहाँ पर पॉलीथीन हो गया, बराबर बात है। इस पॉलीथीन के बाद में क्या होगा, आपका पेपर है ना। ये इतने बड़े नहीं दिखाई दे रहे जितने मैंने बनाया बोर्ड पे, है ना, बिल्कुल पतली सी थिन लेयर दिखाई देती है। इस पेपर के बाद में फिर एक पॉलीथीन लगी हुई आती है, यानी इस पेपर बोर्ड के ऊपर पॉलीथीन और इसके अंदर पॉलीथीन। फिर उसके बाद में क्या होती है, एक यहां पर एल्यूमिनियम की फॉइल होती है लेयर, क्या बोलोगे इसके अंदर, एक एल्यूमिनियम की फॉइल की लेयर होती है और इस एल्यूमिनियम फॉइल लेयर के बाद में फिर पॉलीथीन होती है। अब आप सोचोगे इतने छोटे से डब्बे के अंदर इतनी बड़ी कहानी कैसे हो गई। एसेप्टिक पैकेजिंग मटेरियल में सारी कहानी यही है, सारा जो कमाल है वो इस बॉक्स का कमाल है ना। तो क्या है यहाँ पर जो आपका पॉलीथीन के, अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के दोनों और पॉलीथीन है ये आपका क्या काम कर रहे हैं, एडेशन का काम कर रहे हैं, है ना। पॉलीथीन और एल्यूमिनियम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में अडेयर हो जाते हैं, इसको चिपकाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आपका ये पॉलीथीन नहीं होता ना, आपका समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये पेपर के साथ एल्यूमिनियम नहीं चिपक सकता था। इस पॉलीथीन की वजह से एल्यूमिनियम और जो आपका पेपर है ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच है। इसी तरह से अब आपका क्या रहा है, यहाँ पर पॉलीथीन हो गया और लास्ट के अंदर फिर एक लेयर किसकी कर दी जाती है, यहाँ पर पॉलीथीन की। येलो जी, ठीक है। तो ये आपने क्या रहा, एक सेकंड, यहां नहीं है, ये पॉलीथीन आ गया ना आपका, समझना इनका पहले, इनका मतलब ये क्या काम करता है पॉलीथीन, बताओ पॉलीथीन क्या काम करेगा। पॉलीथीन का सबसे बढ़िया एक ही रहता है, एक तो ये क्या करता है, मॉइस्चर को रोक देता है। पॉलीथीन मॉइस्चर को रोक सकती है लेकिन किसी भी गैसेज को नहीं रोक सकती है। जितनी भी जो गैसेज वगैरह होगी, लाइट होगी, वो सारी पॉलीथीन में से लाइट क्रॉस हो जाएगी और कहां तक चली जाएगी, यहां तक लाइट पहुंच गई, यहां पर गैसेज पहुंच गई, ठीक है ना। यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहां तक पहुंच चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पहुंच चुके हैं। तो अब जो आपका ये जो एल्यूमिनियम वाला लेयर है, इस एल्यूमिनियम लेयर का ही सबसे बड़ा कमाल क्या है यहाँ पर, कि ये आपका न तो किसी मॉइस्चर को जाने देगा, न किसी लाइट को जाने देगा, न किसी गैस को जाने देगा, न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने देगा, किसी की भी एंट्री को नहीं होने देने वाला है। तो अब ऐसे केस के अंदर, और बाहर से कोई भी ऑर्डर या स्मेल है, बाहर के कोई भी एनवायरनमेंट की ऑर्डर या स्मेल है, उन सबको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम कर देगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो ना इधर, ये हो गया आपका आउटसाइड हो गया। इसी के अंदर कंटेनर में कहीं ना कहीं आपका क्या भरा है, फूड प्रोडक्ट है ना, ये आपका फूड प्रोडक्ट है, कोई फ्रूट जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर,
तो अब ये सारी की सारी चीजें जो मॉइस्चर थी उसको तो पहले ही रोक लिया गया। अच्छे से जानते हैं कि अगर मॉइस्चर पहुंच जाती तो आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसी जो पहुंचने वाली मॉइस्चर, एल्यूमिनियम फॉइल तो सबके लिए क्या काम कर रही है, रोकने का काम। एल्यूमिनियम से अगर मॉइस्चर चल भी गई ना तो एल्यूमिनियम फॉइल को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन एल्यूमिनियम का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, ये डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। बस इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो जितने भी था एल्यूमिनियम फॉइल, तो उसको पहले ही क्या कर दिया आपने, पॉलीथीन अडेयर कर दिया, और इसके बाद भी क्या ऐड कर दिया आपने, पॉलीथीन अडेयर कर दिया। सही बात है। और फिर इसके बाद में एक लेयर और बना दी गई, किसकी, अगली लेयर फिर आपने बना दी पॉलीथीन की। पॉलीथीन के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, लीनियर डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या रहा था कि आपने ये काम कर दिया, तो अब यहां पर आपको ये तो पता चल चुका कि अगर एसेप्टिक पैकेजिंग के केस में जब अपन प्रोडक्ट की टेट्रा पैक पैकेजिंग करने जाते हैं तो टेट्रा पैक के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लाइट, मॉइस्चर और आपका ऑर्डर, स्मेल, सबके लिए बैरियर का काम कौन करता है, एल्यूमिनियम लेयर होती है जो हमेशा क्या करती है, उसके लिए बैरियर का काम करती है। अब इधर पॉलीथीन क्यों रखी गई है, ये जो एक लेयर बनाई गई ना पॉलीथीन की, ये तो क्या काम कर रही है, इसको अडेयर और सपोर्ट करने का काम कर रही है। ये दो एल्यूमिनियम फॉइल को अडेयर और सपोर्ट करने का काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ ये पॉलीथीन की अगली लेयर क्या करती है कि जो आपके प्रोडक्ट था, जो अभी आपका प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्या था, फ्लेवर था, है ना, इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी ऑर्डर थी उसको क्या करेगा, इधर आने से रोकने का काम करेगा। भाई आप यही तो चाहते हो ना, फ्रूट के अंदर अगर फ्रूट जैसी स्मेल आ रही है, अगर वो स्मेल धीरे धीरे इधर निकल गई तो उस प्रोडक्ट में से क्या हो जाएगा, उसका फ्लेवर खत्म हो जाएगा, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या रहता है कि उसमें से फ्लेवर, ऑर्डर और किसी तरह का लिक्विड वो वापस इस बॉक्स से बाहर नहीं निकल सके। तो अपन को तो दिखने में क्या दिखाई देता है, एक पेपर का बॉक्स दिखाई देता है। तो अपन सोचेंगे यार ये पेपर का बॉक्स है, अपना जो फ्रूट है, फ्रूट में क्या होता है, वाटर होता है, तो वो वाटर उस बॉक्स को क्या कर देना चाहिए, खराब कर देना चाहिए ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो कारण क्या रहता है कि ये जो आपके सामने दी गए, इन सब के क्या होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अपने अपने फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर बात करें तो ये तो क्या कर दिया, इस लेयर ने तो क्या कर दिया, सील कर दिया लिक्विड को। लिक्विड को अंदर क्या कर रखा है, सील पैक कर रखा है, जिसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है। और ये जो आपकी पॉलीथीन की लेयर थी, ये इसको क्या प्रोवाइड कर रही है, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रही है। और ये क्या कर रही है लेयर, पेपर और एल्यूमिनियम के लिए एडेसिव का काम कर रही है। अदरवाइज एल्यूमिनियम और पेपर एक दूसरे के साथ में जुड़ नहीं सकते। तो इसका काम क्या हो गया, आपका एडेशन हो गया। इसी तरह से एल्यूमिनियम के बारे में बताने की जरूरत है नहीं है, ये सबके लिए क्या होती है, रेजिस्टेंस या बैरियर का काम करती है। तो इस तरह से आपका क्या रहा यहां पर। और लास्ट की लेयर का तो बोल ही सकते हो ना भाई, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर। सिर्फ मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने का काम है। इसमें से लाइट भी निकल सकती है, गैसेज जा सकती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकता है ना, कुछ भी जा सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद अपन बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल की, कि सबसे मेन बात आती है कि जो ये आपका प्लास्टिक मटेरियल है, पॉलीथीन वगैरह, किस तरह का एसेप्टिक प्रोसेसिंग के अंदर पैकेजिंग मटेरियल यूज में लिया जाना चाहिए। एसेप्टिक पैकेजिंग का क्वेश्चन बनना होगा, है ना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन तो बनता है इसकी टेट्रा पैक से, इन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर पैकेजिंग मटेरियल से डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन कि किस तरह का पैकेजिंग मटेरियल काम में लिया जा सकता है। तो इतना सा ध्यान रख लेना, जो भी बात करी अपन ने, ये क्या लेयर बना दी, एक लेयर, दो लेयर, आपकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो बनाई है ये आउटसाइड से लेके अंदर की तरफ है ना, 3, 4, 5 और आपका 6, ये बात ध्यान रखनी है आपको। टेट्रा पैक ही है और क्या, देखो आप रखा हुआ, जब अपन देखते हैं ना कहीं भी मॉल वगैरह में, कहीं भी जाते हैं अपन, कहीं भी 4 कोने, हाँ इसलिए बोला जाता है इसको। तो अपने इंडिया में टेट्रा पैक सिस्टम ही चल रहा है अभी ऐसे।
चलिए पैकेजिंग मटेरियल की अपन बात करें तो एसेप्टिक पैकेजिंग के केस में पैकेजिंग मटेरियल किस तरह का काम में लिया जा सकता है। तो एक तो आपने सीधा सीधा अभी बोला पेपर बोर्ड, यही बोला जा सकता है पेपर बोर्ड। पेपर बोर्ड की बात करें अपन तो अब इनकी इंपॉर्टेंस किसके अकॉर्डिंग है, बैरियर प्रॉपर्टी। किसके ऊपर बात करेंगे अपन, बैरियर प्रॉपर्टी। एग्जाम में इनकी बैरियर प्रॉपर्टी को लेके क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। 3 तरह के बैरियर इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और लाइट। 3 चीजें हो गई बैरियर का काम, ऑक्सीजन, मॉइस्चर और लाइट। तो अब खुद सोचिए आपका जो पेपर बोर्ड है वो किसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, लाइट के लिए, है ना। बिल्कुल सही बात है, ये लाइट के लिए तो बैरियर का काम कर जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन मॉइस्चर को रोक नहीं पाएगा आपका, कि इसमें से ऑक्सीजन भी जा सकती है और मॉइस्चर भी जा सकती है। अगेन एल्यूमिनियम फॉइल, यही था आपका भी थोड़ी देर पहले। एल्यूमिनियम फॉइल क्या कर सकती है भाई, ऑक्सीजन को रोक रही है, मॉइस्चर को रोक रही है और लाइट को रोक रही है। सही बात है। अब आ जाइए इसके बाद में बात करते हैं कोई भी मेटलाइज फिल्म, है ना। आप सोचोगे भाई एल्यूमिनियम ही क्यों, और की भी तो बात कर सकते हैं अपन। कोई भी मेटलाइज फिल्म की अगर बात करें अपन तो एल्यूमिनियम से बढ़िया कोई भी नहीं है भाई, एल्यूमिनियम सबसे बढ़िया है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और लाइट को तो रोक लेते हैं, लेकिन दूसरी जो मेटलाइज फिल्म होती है मॉइस्चर को रोक नहीं पा रही है ना। अब इसके बात करते हैं अपन इथाइलिन एक्राइलिक एसिड। इथाइलिन एक्राइलिक एसिड, इसकी बात करें तो भाई ये कुछ नहीं है, ऑक्सीजन भी जाएगी, मॉइस्चर भी जाएगी और लाइट भी जाएगी, है ना। तीनों चले जाएंगे इसके केस में, इसलिए कुछ भी नहीं लिख रहे अपन। इथाइलिन छोड़ दिया, मॉइस्चर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये लो, तीनों छोड़ दिए यहाँ पर। फिर भी अपन ने लिखा है, बताएंगे अभी क्यों इंपॉर्टेंस है, इसको भी कहां पर काम में लिया जा सकता है। अभी तय ध्यान रखना है कि इसमें से तीनों जा सकते हैं, जो एक को तीनों रोक रहा था और एक में से तीनों जा सकते हैं। इसी तरह से अपन बात करते हैं लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। क्या बोला अपन ने भाई, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। इसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। ये क्या करता है आपका, क्या करता है, मॉइस्चर के लिए तो बैरियर होता है, लेकिन गैसेज को आने जाने देता है। पढ़ा था ना अपन ने, मॉइस्चर को तो रोक लेता है और बाकी चीजों को आने जाने देता है। ये लो जी, बाकी चीजों के अंदर गैस की परमेबिलिटी है। किसकी परमेबिलिटी है, गैस की परमेबिलिटी है, लेकिन मॉइस्चर के लिए क्या करता है, बैरियर का काम। ये बात मत भूल जाना भाई, सब कुछ पढ़ लो और इसकी बात भूल जाओ, बैरियर प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से अपन बात करते हैं क्या, जैसे आपने लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन बोला, एक क्या होता है लीनियर लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, इसी का टाइप है। 2 तरह के होते हैं, लीनियर और क्रॉस। तो लीनियर वाले के केस में भी आप क्या बोलोगे भाई, यही, ठीक है, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, लीनियर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अलग तरह से रहती है। हाँ जी, इसी तरह से आप जब बात करते हो नायलॉन, नायलॉन का भी कोई इस तरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सब चीजें इसलिए बता रहे हो, ऑप्शन काटने में हेल्प मिलेगी तुम लोगों को। जब आप पैकेजिंग मटेरियल का क्वेश्चन करोगे ना सॉल्व, तो आपको ये चीजें भी कहा, आपसे नायलॉन से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन नायलॉन कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, तो वो आपको वहां से अलग करने में काम आ जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं अपन पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन की अगर बात करें अपन तो क्या होता है भाई, पॉलीप्रोपाइलिन आपका येलो जी मॉइस्चर के लिए क्या करता है, आपका बैरियर का काम करता है। येलो जी, तो जैसा आपका नायलॉन था, इसी तरह से एक और आता है आपका पॉलीस्टाइरीन। अभी समझाएंगे इसका। पॉलीस्टाइरीन को भी खाली छोड़ दो, पॉलीस्टाइरीन को भी आप खाली छोड़ दो, बिल्कुल सही बात है। येलो जी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, क्या बोलोगे, नाम बहुत सुना है अपन ने, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी का। पीवीसी एक क्या करता है, बहुत अच्छा किसका बैरियर है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का बैरियर है ना। पीवीसी से लाइट तो जा सकती है, लेकिन आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर के लिए बैरियर का काम करता है। तो अब तक क्या बातें निकल के आ गई भाई, ये तीनों के केस में एल्यूमिनियम फॉइल क्या कर रही थी भाई, बैरियर का काम कर रहे थे।
है ना। इथाइलिन एक्राइलिक एसिड के केस में क्या हो रहा था भाई, तीनों के लिए ही बैरियर नहीं होता है, सही बात है। और जो आपका नाइलॉन होता है इसके लिए भी कोई किसी तरह का बैरियर नहीं है, सब में से सबको आने जाने देता है। इसी तरह से जो आपका पॉलीप्रोपाइलिन था, है ना, पॉलीप्रोपाइलिन की बात करें अपन, सॉरी क्या कहते हैं, पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन भी वो है जिसमें से क्या होता है, सब कुछ आपका आ जा सकता है, सही बात है। तो ऑप्शन काटने में ये सारी बातें हेल्प करने वाले हैं आपके। 4 ऑप्शन आएंगे तो ये ध्यान देंगे तो कम से कम इनको तो हटा लोगे आप। इसी तरह से लास्ट में आ जाता है आपका इथाइल वाइनिल एसीटेट, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए बैरियर का काम करता है, बाकी छोड़ सकते हो आप। अब क्वेश्चन को आना होगा पैकेजिंग मटेरियल में से, तो वो यहीं से आ जाएगा आपका। तो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो यहीं से पैकेजिंग मटेरियल में से आ जाता है। इसके बाद जो अगर क्वेश्चन मान लो यहां से भी नहीं आया तो वो इसकी ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड पूछ सकता है। फिर क्या बात कर सकते हैं अपन, ड्यूरेबिलिटी से। तो भाई ड्यूरेबिलिटी में 3 प्रॉपर्टी देखी जाती है। स्टिफनेस, समझना, आप समझ भी जाओगे, स्टिफनेस, और क्या देखते हैं उसकी टियरनेस, और थर्ड क्या होता है उसके अंदर, पंचर। भाई पंचर का मतलब तो समझते हो ना क्या होता है, पिन होल। किसी भी पैक के अंदर पिन चुबा के उसको क्या कर सकते हैं अपन, डैमेज कर दे, तो वो तो क्या होता है, पंचर। टीयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपन फाड़ते हैं ना, ऐसे टीयर करके उसको फाड़ के अपन क्या करते हैं, पैकेट को खोलते हैं, तो वो उसकी क्या होती है, टियरनेस। स्टिफनेस का मतलब किससे होता है, उसके अंदर की हार्डनेस। तो ऐसी हार्डनेस तो आपको एक ही जगह मिलने वाली है, किसके अंदर, पेपर बोर्ड के अंदर। ये लो, पेपर बोर्ड में स्टिफनेस होती है। पेपर बोर्ड के केस में टीयर और पंचर से इसको कोई लेना देना नहीं होता। पेपर फट जाता है भाई, फट तो जाता है, लेकिन पेपर के अंदर टियरनेस निकाली नहीं जाती कभी। आप सोचो ना, पेपर की टियरनेस, कोई भी दुनिया का पेपर होगा वो कहीं ना कहीं कभी फट जरूर जाएगा अगर वो पेपर है तो, समझ रहे हो। तो इसलिए इसमें कभी भी टियर और पंचर की अपन बात नहीं करते हैं। तो पंचर और टियर की बात वहां पर करते हैं जो प्लास्टिक जैसा होता है कुछ। पेपर के केस में टियर और पंचर की बात अपन नहीं करते हैं। तो अगर अपन बात करें इसी तरह से किसकी भाई, यहाँ पर अब यहां से शुरू कर देते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, है ना, मेटलाइज फिल्म। तो जिस तरह से आपने पेपर को छोड़ा ना, उसी तरह से एल्यूमिनियम फॉइल को भी छोड़ दो और मेटलाइज फिल्म को भी छोड़ दो, जिसका स्टिफनेस, टियरनेस, इन तीनों से कोई लेना देना नहीं रखना आपको। समझ रहे हो बात को। ये प्लास्टिक के लिए आए हैं, ये जो टियरनेस और ये जो आए ना आपके पंचर, ये सारी चीजें। तो अगर अपन सीधी सी बात करें यहाँ पर, तो जो आपका लीनियर, अपन ने लीनियर डेंसिटी पॉली इथाइलिन, है ना, लीनियर डेंसिटी पॉली इथाइलिन और लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। तो आप याद कीजिए, अपन ने एक बात बोली थी, यहां पर आपने कहीं भी हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन का नाम नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया ना भाई, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन का नाम। सही बात है, क्योंकि काम में लिया भी क्या जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। कारण क्या होता है कि जो आपका ये लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है ना, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आपका HDP होता है, HDP में टियरनेस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर पंचर की नेचर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में इसकी टियरनेस होती तो है यहाँ पर, लेकिन एज कंपेरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो आप ये मत सोच बैठना कि लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन यानी कि लीनियर डोज लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन के अंदर टियरनेस क्या होती है, नहीं होती है। होती है लेकिन कंपेरेटिवली किसके होती है, HDP के, और इसमें इतनी ज्यादा होती है कि इसको काम में लिया नहीं जाता है। अदरवाइज ये गैस का भी बैरियर है और मॉइस्चर का भी बैरियर है। मॉइस्चर अगर बैरियर के हिसाब से देखो ना तो ये अच्छा बैरियर है इसके कंपेरेटिव, दोनों को रोक लेगा, गैस को भी रोकता है और मॉइस्चर को रोकता है। लेकिन इसकी टियरनेस और पंचरनेस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, अब इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन के केस में क्या होता है, यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलती है, टियरनेस, है ना। पॉलीप्रोपाइलिन में क्या पाई जाती है, उसके अंदर टियरनेस देखने को मिलती है। इसी तरह से इथाइलिन एक्राइलिक एसिड, जैसे कि अपन ने बोला कि ये बैरियर का काम तो नहीं करता है, लेकिन इसमें एक बढ़िया चीज क्या होती है यहाँ पर, पंचरनेस। तो इसको भी देखा जाए तो काम में नहीं लिया जाएगा। इथाइलिन एक्राइलिक एसिड का भी ज्यादा काम में नहीं लिया जाता है। अगेन वही बात, 4 ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 4 ऑप्शन देख के आप जज तो कर लोगे ना कम से कम,
कि मुझे इनमें से भाई कौन से आंसर को टिक करना है, तो इथाइलिन एक्राइलिक एसिड को हो सकता है आप रिमूव कर दो वहां से। तो ये जो आपका चार्ट है ना, इससे कई तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये जो नाइलॉन वगैरह हुआ, नाइलॉन की अगर बात करें अपन, नाइलॉन की अगर बात करते हैं, नाइलॉन के केस में भी क्या होती है, टियरनेस और पंचरनेस दोनों होती है, येलो। अब देखिए सबसे थोड़ा सा पॉलीस्टाइरीन की बात करते हैं अपन, समझना बात को। जैसे आपने पेपर बोर्ड के लिए क्या बोला था भाई, स्टिफनेस, आपने कभी पॉलीस्टाइरीन को देखा है बहुत बार, एक आता है ना सफेद रंग का सा आता है बहुत बार प्रोडक्ट, सफेद सा कुछ आता है बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के अंदर, कुछ व्हाइट सा आता है, एक जिसको अपन थोड़ा सा दबाते हैं तो उसमें आवाज भी आती है, पॉलीथीन में हाँ चरचर सी आवाज आती है ना, जबकि पॉलीथीन में आवाज नहीं आती है। तो वो क्या था आपका कि वो पॉलीस्टाइरीन होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, कड़क होता है, उसमें पेपर जैसी फीलिंग आती है। तो इसमें क्या पाई जाती है, क्या कहते हैं आपका, कहा गया वो पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है आपका, स्टिफनेस होती है इसमें, है ना। तो इसको जब जरूरत होती है ना तब वहां पर काम में लिए जाते हैं, अदरवाइज इनको कम काम में लिया जाता है। हाँ हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बोलिए इनमें। भाई आपको बता देता हूँ, पैकेजिंग मटेरियल पढ़ने का इससे आसान तरीका नहीं है। कभी किसी बुक में उठा के देखना तुम पैकेजिंग मटेरियल कैसी होती है, पता लग जाएगा तुम लोगों को पैकेजिंग मटेरियल क्या होती है। बहुत बुरी तरह से लिखा हुआ आता है, मन में है जहाँ पर ऑक्सीजन एंट्री करवा रहे हैं, मन में जहाँ पर मॉइस्चर को रोक रहे हैं, समझ रहे हो। कभी बोलेगा गैस परमेबिलिटी है, कभी बोलेगा मॉइस्चर परमेबिलिटी है, पता है मेरे को, ध्यान है। और नतीजा लास्ट में ये निकलता है कि क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ, तो आपके पैकेजिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए मैंने। आपका जो पैकेजिंग मटेरियल पढ़ोगे ना टॉपिक के, इसके क्वेश्चंस होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए, जिससे क्या होगी तुम बहुत आसानी से क्वेश्चन मतलब इस कंसेप्ट के साथ कर सको, उस हिसाब से बनाए कि उनके साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इस हिसाब से। क्योंकि इसमें पैकेजिंग मटेरियल में क्या होता है, आप टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते, जब तक आप इसके 15, 20, 50 क्वेश्चन नहीं निकालोगे ना आप, तब तक पैकेजिंग मटेरियल का क्वेश्चन भी नहीं होता है। और एग्जामिनर भी इसका क्वेश्चन बनाने से बहुत डरता है, समझ रहे हो बात को। वो जब क्वेश्चन बनाएगा ना तो इतना आसान वाला बनाएगा कि भाई वाइन वगैरह को लिए कौन सा पैकेज काम में लेते हैं, वुडन कैस्केट, क्या बोलते हैं, वुडन कैस्केट काम में लेते हैं, एक अलग ही टाइप का बना देगा जो इजीली पहचान में आ जाए। इस पंगे में जाने की कोशिश वो भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि 10 किताबों के अंदर ये बातें 10 तरह से लिखी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे पंगे वाली चीज़ों को नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना कभी भी। कोई एग्जामिनर को भी तो जस्टिफाई करना पड़ता है ना, रेफरेंस देना पड़ता है उसका। तो हाँ, तो वो ऐसे नहीं आते, वो सिंपल जो क्वेश्चन होता है वो पैकेजिंग मटेरियल का सिंपल ही आता है ना। तो अपन आज का यहीं रखते हैं।